वाह, क्या बात है, क्या बात है। माइंड और बॉडी का जो बैलेंस है, ये अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जो आपको बताता है कि अगर दोनों की ट्यूनिंग अच्छी हो तो आप तो कमाल कर सकते हैं जिंदगी में। और मुझे लगता है वृक्षासन करके ज्योत्सना आपने बता दिया कि माइंड और साथ ही साथ बॉडी को किस तरह से एक साथ ट्यून किया जा सकता है। और ये करना है तो कठिन, लेकिन अगर आपने कर लिया तो शायद इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कठिन है लेकिन वो बैलेंस बनाना, वो एक सेंटर पॉइंट ढूंढना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि एम्स योग और मंत्रोच्चार के पीछे के साइंस को समझने की कोशिश कर रहा है और शुरुआती स्टडी में उन्हें फायदे भी नजर आने लगे हैं। अमित, बिल्कुल, और इसके लिए एम्स का फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट वायरलेस मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें लगे सेंसर शरीर में होने वाले हलचल पर नजर रखते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद शरीर पर पड़ रहे असर को एनालाइज किया जाता है। मतलब पूरे शरीर की बारीकी से स्टडी हो रही है। मंत्र के दौरान बॉडी के टेम्परेचर में क्या फर्क आता है, सांस लेने की रफ्तार क्या रहती है, हार्ट बीट कितनी रहती है, ईसीजी में किस तरह के बदलाव आते हैं, इस टेस्ट में इन सभी बातों पर नजर होती है। बिल्कुल ठीक। और फिलहाल जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें मंत्रोच्चार से हार्ट बीट में सुधार देखा गया है, जिससे हार्ट फंक्शन भी बेहतर हुआ है। इतना ही नहीं, मंत्रों के वाइब्रेशन से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, यानी जो आपके लंग्स है वो मजबूत होते हैं और सांस रोकने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है। वैसे सदियों से चले आ रहे इन उपचार, इन थेरेपी की अगर बात करें तो इनके पीछे भले ही साइंटिफिक एविडेंस की कमी हो, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है वैसे वैसे यौगिक, आयुर्वेदिक, आध्यात्मिक, यहां तक कि घरेलू नुस्खों की अहमियत सबको पता लग रही है। बिल्कुल, अब नाभि डिग्नी को ही ले लीजिए, इससे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है और लोग तमाम तरह की बीमारियों की गिरफ्त में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्ट में कई बार दिक्कत पड़ने पर इसमें समझ में भी नहीं आता, पकड़ भी नहीं पाते हैं डॉक्टर्स की दरअसल शरीर में परेशानी क्या है। अमित, अब आप देखिए, वैद्य जैसे जो लोग हैं जो पुरानी पद्धति को, इन उपचारों को समझते हैं, वही इसका पता लगा पाते हैं और वो भी बिल्कुल देसी तरीके से। तो बिल्कुल, तो चलिए एक बार फिर उन तमाम सदियों पुराने नुस्खों को आजमाते हैं और लोगों के बॉडी के स्ट्रक्चर को बैलेंस करते हैं। हमारे साथ स्वामी जी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। और ये हम नाभि कैसे चेक करते हैं, पुरुषों की तो इजीली ऐसे हो जाती है। नाभि पर एक जैसा प्रेशर रखा और फिर इससे इधर और इधर। अब इसकी करीब आधी इंच डगी हुई है। ये नाभि ऊपर है, ये नाभि नीचे, इधर की ये स्तन नीचे है, देखो। तो ये इधर की तरफ से गड़बड़ है। अब इसकी नाभि को ठीक करने का तरीका क्या है? तो इसका एक तरीका तो ये है कि हाथ से पकड़ करके नले को और उसको सेट करते हैं। तो ये जो हमारा अजीत राणा है, इसको ये टेक्निक आती है नाभि। और इसका दूसरा तरीका है दीपक से ठीक करना, तीसरा तरीका है ऐसे, ये एक प्रक्रिया है। ऐसे आजकल ये इक्विपमेंट सब जगह मिलता है। अलाबू भी इससे करते हैं और इससे ये खींच करके, पहले इस पर दीपक जलाना पड़ता था, दीपक जला करके लोटे में खींचता था। ये ऐसे, जैसे अंदर आप देख रहे हैं ना, ये खिंचाव आता है। तो ये खिंचाव अब यंत्र से ऊपर उभारने लग गए। तो नाभि खिसक करके जो इधर उधर गई हुई है वो अपने ठिकाने पर आ जाती है। एक तो ये नाभि, फिर एक है इधर कोड़ी, वो भी दिख जाती है, तो उसको भी ठीक करते। इस स्ट्रक्चर इम्बैलेंस के होने से फिर बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, नींद नहीं आती है, स्पाइन कोड गड़बड़ हो जाती है। सूर्य नमस्कार करने से, ताड़ासन करने से, इधर बेटियां हमारी कठिन कठिन आसन कर रही है, हनुमान आसन से लेकर के भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन, चक्रासन, टिट्टिभासन, विपरीत टिट्टिभासन, ये आसन भी आज हम बताएंगे। और ये नाभि को ठीक करने के परंपरागत तरीके बताए। दूसरा तरीका होता है पैर को खींच करके
अब जैसे इधर की नाभि नीचे, इधर का ये ऊपर है, तो ये ऊपर है, तो जो ऊपर है फिर उसके विपरीत दिशा के पैर को खींच करके उसको नीचे ले आते हैं, उसको जो है दबाते भी हैं, इससे भी ठीक करते हैं। खैर, ये तो नाभि वाला कार्यक्रम हुआ। ऐसे पूरे शरीर का स्ट्रक्चरल बैलेंस भी करते हैं। तो आप तो इनको ले जाओ जी उस ठिकाने पर। फिर आज अद्भुत और थेरापियाँ भी बताने वाले हैं। ये बेटियां, अब इनकी कहाँ नाभि डिगेगी, इन्होंने तो सारी बीमारियों को ही डिगा दिया। जैसे गांव में कहते हैं, अरे भाई इसको डिगाओ जरा तो इन्होंने तो पूरी बीमारियों को ही डिगा दिया है। एक तरफ भूनमनासन हो रहा है, दूसरी तरफ चक्रासन हो रहा है, और ऐसे ही इन आसनों के द्वारा अपने जीवन को संवार रहे हैं। तो चलो, अब इधर सूर्य नमस्कार हमारे सन्यासी कर रहे थे। तो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए एक प्रक्रिया है कायरियोप्रैक्टिक, तो वो भी हमारे अजीत राणा जी करेंगे उधर। वैसे और स्वामी जी, फिर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए चलो, चलिए स्वामी जी, आपसे हम जान ही लेते हैं मेरे कि भाई। आखिरकार ये जो आप लगातार कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, तो सर सिंपल तरीके से भी समझा दिए, लोग समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बॉडी के अंदर ये कैसे हो सकता है कि कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, ये तो पॉसिबल लगता नहीं है। जरा समझाइए और इसके उपाय भी बताइए। अरे साहब, इतना ऊबड़ खाबड़ हो जाता है लोगों का, 1-1 इंच पैर ऊपर नीचे हो जाता है शटिका पेन में, और पूरी रीढ़ की हड्डी ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। एक हिस्सा ऐसे ऊपर खिंच जाता है, एक हिस्सा नीचे उतर आता है। इसको बोलते हैं स्कीलियोसिस। और स्केलियोसिस में, एंक्रोजिंग स्प्लाइटिस में, सियाटिका में तो ये बैलेंस जाहिर तौर पर बड़े रूप में बिगड़ता हुआ दिखता है। बाकी दूसरे रोगों में भी, ये बीपी, जैसे मैंने कहा, शुगर कहा, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, अब नाभि नीचे की ओर धड़कने लगे तो बार बार दस्त जाना पड़ेगा। कोलाइटिस, IBS, प्रिक्रॉन्स डिजीज, ऊपर की रहे तो कॉन्स्टिपेशन, और फिर कोलाइटिस और IBS, फिर गैस एसिडिटी, और फिर चारों तरफ धड़कन फैली रहती है तो पायस, फिसर, फिस्टुला, पाचन की तमाम समस्याएं हो जाती है। एक तो इसके लिए ताड़ासन है, फिर ये तिर्यक ताड़ासन है, और इस स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए जहाँ से शुरुआत की थी ज्योत्सना जी ने, ये वृक्षासन है। अब ये बच्चे तो एक हाथ पर, एक पैर पर ऐसे स्ट्रक्चरल बैलेंस बनाए हुए हैं, उधर पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं, ये भी एक तरीका है। ऐसे अपने शरीर का स्ट्रक्चर का बैलेंस करना है। और इसके साथ साथ सरल आसनों में ये वृक्षासन है, और सूर्य नमस्कार भी इसलिए हम कहते हैं 10 बार अवश्य करो, उससे भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस दूर होता है। तो ये तो हो गए सरल तरीके और थोड़े कठिन तरीके। अब ये बेटियां तो थोड़ी फ्लेक्सिबल ज़्यादा हैं। ये पतंजलि विश्वविद्यालय के हमारे बहुत ही होनहार बालक बालिकाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन को योग से संवारा है। तो ऐसे जो कठिन ना कर सके वो वृक्षासन, गरुड़ासन आदि सरल आसन करके भी स्ट्रक्चरल बैलेंस को अच्छा कर सकते हैं। ताड़ासन तो सभी कर लेते हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, पाद हस्तासन, आगे झुक गई, पश्चिमोत्तानासन और भूनमनासन थोड़ी देर पहले आप बच्चों का देख ही रहे थे। तो ये सब स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए है। ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप हम चुन लें कि हमें करना क्या है। और देखो, सूर्य नमस्कार ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। मेरे साथ साथ हमारे पूज्य सन्यासी भी कर रहे हैं। प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, ऐसे एक रिदम के साथ, हाथ सीधे, पैर भी सीधे, पूरा परफेक्शन के साथ ऐसे आगे झुके, बहुत धीरे धीरे करना चाहिए। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होने पर कोई जल्दबाजी नहीं। फिर ऐसे इस तरह से तसल्ली से रिदम के साथ ये सूर्य नमस्कार, ये भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बहुत ही जबरदस्त है।
स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी वात पित्त कफ का असंतुलन, केमिकल सोर्स, हार्मोन्स का इम्बैलेंस, ये जैसे होता है और इसके मापने के तौर तरीके हैं टेस्टिंग के, ऐसे ही ये जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस जो है ना, जी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी वात पित्त कफ त्रिदोषों की तरह ही। चलो उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन करो बच्चा। स्वामी जी, और अच्छा, लेकिन जिस तरह के कठिन ये आसन हम structural देख रहे हैं imbalance वहाँ का पर, अच्छा काम करता है। जो तमाम हमारे वहाँ पर आपके जो स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, वैसे जिन लोगों की उम्र अब निकल चुकी है उनके लिए तो आगे पीछे हो जाने में दिक्कत हो जाती है। उसमें आप बता रहे हैं वृक्षासन, गरुड़ आसन, अब हर कोई जोशना तो है नहीं कि कर ले तो ऐसे में उनके लिए भी जरा बता दीजिए कि वो कैसे कर इसमें जा सकते हैं, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को ठीक कर सकते हैं। उनके और लिए उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन वो ना कर सकेंगे, उष्ट्रासन और ये शशकासन। और स्वामी जी आराम, दो चीज आराम और वाली मैं करना। जानना चाह रहा था कि एक तो है कि और- बॉडी के कौन से पार्ट्स हैं, चलिए पहले आप ये बता दिए, उसके बाद हम इस पे आते हैं स्वामी जी। तो देखो, एक बहुत सरल तरीका है जी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर करने का। ये तो बैठ करके जो इजी वे में कर सकते हैं। आपने इजी योग पूछा तो इजी योग बता दिया आपको। ऐसे ये गोमुखासन, और चलो भुजंगासन करो सब सन्यासियों महापुरुषों। इधर तो ये बेटियां कठिन आसन कर रही थी, ये इतना कठिन सबसे हो न सकेगा तो कोई बात नहीं। जो कठिन करना चाहें तो आज पतंजलि विश्वविद्यालय के हमारे इन योगी भाई बहनों का अनुसरण कर लेना। शेष सरल जो है वो हम कर ही रहे हैं। फिर भुजंग आसन रिदम के साथ सहजता पूर्वक, जो भुजंग आसन और मरकट आसन ये दो ही आसन कर लेते हैं। पूरा पैकेज तो हम बताए रहे आज स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए। तो जैसे ये बोला जाता है मेरे भाई अमित जी, stress is the main cause of all diseases. Less physical activity, overeating, unhealthy lifestyle is the main cause of all diseases. Inflammation is the main cause of all diseases. Internal imbalance, वात पित्त कफ त्रिदोष का imbalance, जहाँ समदोष समाग्नि से समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मा इंद्रिय मन स्वस्थित्य विधीयते कहा जाता, वहीं कहा जाता है धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत्कुर्ते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। तो जैसे धी धृति स्मृति वात पित्त कफ त्रिदोषों का जो असंतुलन है ये हमें रोगी बनाता है। तो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। इसलिए स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के होने से दुष्प्रभाव पड़ता है लंग के ऊपर, लोगों को दमा हो जाता है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का दुष्प्रभाव पड़ता है हार्ट के ऊपर, हार्ट की पल्पिटेशन ऊपर नीचे हो जाती है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का दुष्प्रभाव आप पूछ रहे थे मेरे भाई अमित जी। कि किस किस अंग पर इसका बुरा असर पड़ता है। और ये गोमुखासन से स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी और हार्ट भी ठीक होता है, इससे लंग भी ठीक होता है। भस्त्रिका के साथ ठीक इस तरह से इसको जब संपन्न करेंगे जी। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का प्रभाव आंतों पर पड़ता है, लीवर पर पड़ता है, किडनी पर पड़ता है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, नींद उड़ जाती है। तो ये गोमुखासन। अब ये एक तरफ सरल वाला और दूसरी तरफ कठिन वाला, दोनों ही तरह के अभ्यास आपको बता रहे हैं। और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए कायरोप्रैक्टिक भी होती है। वो हमारे अजीत राणा जी जो है वो हमारे पूज्य स्वामी आर्षदेव जी के साथ में पुरुषार्थ कर रहे हैं। वैसे उनका स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है नहीं, लेकिन स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होने पर उनका तो स्वामी जी मसाज चल रहा है यहाँ पर, जैसे लग रहा है। जिनको स्क्लेरोसिस था, जिनको एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस सैटिका था। लेकिन स्वामी जी एक वहां पर व्यक्ति नजर आए जिनको आपने कोई टोपी भी बना दी है काले रंग की, और अंदर कुछ पता नहीं कुछ लगा रहे हैं। हम ये सारा उद्यम, थेरेपी हो सारा रही है। पुरुषार्थ जो कर रहे हैं, एक तरफ ये कठिन कठिन आसनों का पुरुषार्थ चल रहा है, दूसरी तरफ ये मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन जो हम कर रहे हैं स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। बस इसको धीरे धीरे करें ऐसे। स्वामी जी, जी मेरे भाई।
स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस क्या क्यों होता है, क्या कारण है, उसे कैसे ठीक किया जाए, उसके बारे में तो आप बता ही रहे हैं। अब थोड़ा डिटेल में इसे समझते हैं। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में हो सकता है, और डिटेल और आसान तरीके से समझाइए कि उन पार्ट्स के लिए कौन कौन सी योगाभ्यास करें के साथ करें कि ठीक हो जाए। जो जवान हैं, बच्चे हैं, पहलवान, उनको तो हम तेजी से भी कराते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होने पर बहुत धीरे धीरे कराते हैं। और ऐसे ही योग में हमने अब पूरे देश को, हिंदुस्तान को, सारे जहान को निष्णात बना दिया है। और अब योग में जो एडवांस प्रक्रियाएं हैं, जो अलग अलग थेरापियां हैं, वो भी हम 8:30 के बाद बताते हैं। शिरोधारा, कर्णपूर्ण, नस्य, अलग अलग प्रकार के अभ्यंग, पोटली मसाज। आज सिरो पिच्चू बहुत सुना है, तो आज सिरो पिच्चू, आँख में घी डालना, अक्षी तर्पण। बोले भाई इसने तो आँख में घी सा घाल दिया, वो तो लोग की कहावत थी। कल हमने बोला था मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा, तो मड थेरापी, एक एक थेरापी भी हम बता रहे हैं। और इधर जो कठिन आसन कर सके तो कठिन कर लेना ये, लेकिन बचपन से इनका अभ्यास करना। शेष सरल मेरे साथ साथ भुजंग आसन, शलभासन, मरकट आसन, ये ऐसे सरल सहज अभ्यास हैं। ये स्पाइनल कोड के लिए तो हैं ही, जिनको भी सर्वाइकल स्प्लाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क की शटिका और चलने फिरने में बहुत असुविधाएं हैं, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बिगड़ा हुआ है जिनका, उनके लिए। और होले होले करना, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, हाथों की हथेलियाँ ऊपर की और हाथों की हथेलियाँ जंघाओं के नीचे लगी हुई, थोड़ी जमीन पर टिकी हुई, और श्वास अंदर भर के करने। जितने भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस वाले आसन हैं, श्वास भर करके करने। आगे पीछे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग बराबर करना है। दाएं बाएं भी झुकना है, ऊपर की ओर भी उठना है। इसलिए ताड़ासन से हमने शुरू किया। तो ये सभी दिशाओं से अपने शरीर को साधते हैं। और जिनको हर्निया है बस उनको पीछे नहीं झुकना, जिनको कमर में दर्द अधिक है उनको आगे नहीं झुकना। जो इतनी सावधानियां हैं, ये सावधानी तो बहुत ज़रूरी है। ये सावधानी पूर्वक जब योग करते हैं तब कोई रोग तन में नहीं टिकता है। और आज जो है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए ये योग हो रहा है। जिनसे पूरा ना हो धनुरासन, ऐसे पैर पकड़ के ही रखें। जो पूरा कर सके तो पूरा कर लेना। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप ऐसे करना। अच्छा, एक बात और बताते हैं। उल्टे लेट करके ऐसे देखो, मकरासन में उल्टे लेटे हुए। एक तो मकरासन ये वाला था, ये वाला मकरासन तो हो गया रोग निवृत्ति के लिए। ये वाला जो मकरासन विश्राम के लिए करते हैं, हथेली पर हथेली, उस पर माथा। अब जब ऐसे पंजे पीछे खोलते हैं, एड़ियाँ बाहर अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, तो ये एड़ियाँ ऊपर नीचे नहीं रहनी चाहिए। किसी के एक एड़ी ऊपर, किसी की दूसरी एड़ी ऊपर, ऐसे 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 लोगों के ऐसे लेटने पर ऐसे होता है। ऐसे लेट करके देखने, और जब बराबर दोनों पैर की एड़ियाँ भी ज़मीन पर टिक जाएं पंजों की तरह, तो समझ लेना स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस नहीं है। नहीं तो लोगों को स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता है। तो ठोड़ी ऐसे टिका करके, माथा ऐसे टिका के ऐसे विश्राम करते हैं। तो ये भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का एक लक्षण बता दिया जिनको है। दूसरा लक्षण ऐसे मैंने कई बार बताया हुआ है, ये दोनों हाथ ऐसे मिलाते हैं और ये लास्ट वाली रेखा ऐसे मिलाने पर, बहुत से तो ज्योतिषी हमारी रेखाएं देखते रहते हैं, स्वामी जी की रेखाएं कैसी बनी हुई है। तो खैर, तो यहाँ ये रेखा के साथ ऐसे ये छोटी उंगली की ये वाली जो चटली उंगली जो है कनिष्ठा की, ये ऊपर वाले जो पोरवाही मिलना चाहिए, और दोनों हाथ ऐसे हथेली के मूल से लेकर के ऐसे मिले हुए होने चाहिए। यदि ये ऊपर नीचे होते हैं ना ऐसे ऐसे, तो इससे भी नाभि के इम्बैलेंस का पता लगता है। खैर, अब ये नाभि के इम्बैलेंस का पता लगाने के लिए एक तो नाभि को मापना, दूसरा उल्टे लेट करके एड़ी से पता लगाना, और ऐसे बैठ करके जो है हाथ की रेखाओं से पता लगाना। और जब गड़बड़ हो तो फिर क्या करना, तो ये अभ्यास करना जो अभी बता रहे हैं, मरकटासन, और इसके बाद पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बताएंगे। ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और सेतुबंध।
शेष सर्वांगासन, हलासन भी अच्छे जो कर सके उनके लिए। और कठिन आसन तो इधर पतंजलि विश्वविद्यालय के हमारे बीएससी, एमएससी, बीए, एमए की जो बालक हैं और जो अभी पीएचडी कर रहे हैं, ये तो योग में पूरे निष्णात हो गए हैं। केवल फिजिकली नहीं, मेंटली, इमोशनली भी पूरे ट्रेंड हो गए। तो ये मरकट आसन के 3 अभ्यास। तो अब पता नहीं आप हमसे जुड़े हुए कि नहीं जुड़े? नहीं, बिल्कुल स्वामी जी। समाधि में तो नहीं चलेगी अमित जी। या फोन कट गया हो तो भाई PCR वाले जोड़ ले। ऐसे ये 3 अभ्यास है इसके। तो एक रिदम के साथ, प्रवाह के साथ ऐसे हमने देखा बहुत देर से। कुछ गहरा सन्नाटा है तो इस परम विश्रांति में, शांति में लगता है फोन भी समाधि मोड पर चला गया था, मौन मोड पर चला गया। अब जुड़ गए मेरे भाई अमित जी। फोन भले ही कट जाए, योग अनकट चलता है स्वामी जी। नहीं स्वामी जी, ये भी हमारे चंद्रयान की तरह कनेक्शन बना ही रहेगा, भले ही थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाए। वैसे स्वामी जी, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की जो परेशानी हो और अगर ये ना हो आपकी ज़िंदगी में, उसके लिए तो आपने कई सारे योगाभ्यास बता दिए हैं, अभी भी बता रहे हैं आप। अब जरा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की वजह से जो बीमारियां हो जाती हैं उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बीमारी होती है वो है इंडाइजेशन की, क्योंकि नाभि डिगने की वजह से कब्ज, कोलाइटिस जैसी परेशानी होने लगती है। तो इसके भी उपाय बताएं ना हो ये। तो इसके लिए मैं अभी 2-3 आसन बता रहा हूँ। इनमें से एक भी कर लिया तो भी उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। जो भी बीमार है उसका उपकार और उपचार, ये पवन मुक्तासन डाइजेशन के लिए रामबाण है। अब इसको 1 मिनट करना है लगातार। दरअसल ऐसे पंजे तने में, एड़ियाँ कुल्ले के ऊपर जंघा के साथ लगी हुई, ठोड़ी या नाक ऐसे घुटनों से लगा हुआ, दोनों हाथ ऐसे कर सकते हैं या अंगुलियों में अंगुलियां डाल के ऐसे कर सकते हैं। ये अब 1 मिनट तक लगातार करना पड़ेगा। तो कब्ज हो या कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, दोनों के लिए ज़रूरी है और इससे नाभि भी अपने आप ठीक हो जाती है। तो पवन मुक्तासन और ये सेतुबंध तो बहुत ही इजी है और 1-1 मिनट इनको करना पड़ता है दरअसल। और सहजता के साथ सहज श्वसन और ऐसे ये सेतुबंध। सहज श्वसन के साथ या बाह्य प्राणायाम के साथ ऐसे लंबा करें। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ साथ फिर जो कर सके वो नौकासन भी कर ले। तो नौकासन और उत्तान पादासन ये भी बहुत ज़बरदस्त नाभिधरण अपने आप ठिकाने आ जाती है 1 मिनट के अंदर ही, और फिर डिगेगी नहीं। फिर अंगूठे में धागा बांध देते हैं। जिनको कब्ज बहुत ज़्यादा है वो अभयारिष्ट पिए, गोधन अर्क पिए। सप्ताह में 1 बार त्रिफला अवश्य ले। सप्ताह में 1 बार त्रिफला, शुद्धि चूर्ण, उदरकल्प चूर्ण या हरितिक चूर्ण ले ले। अभयारिष्ट थोड़े दिन लगातार पी ले। कब्ज का स्थायी समाधान, सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। कोलाइटिस ज़्यादा है तो फिर कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, कोलोग्रित देना पड़ता है। दूध, घी और मीठा बंद करना पड़ता है कोलाइटिस। फिर पायस, फिसर, फिस्टेला में तो अभयारिष्ट के साथ अर्शोग्रिट दे देते हैं, बड़ा जबरदस्त लाभ होता है। उत्तान पादासन ऐसे। फिर नौकासन, दोनों तरफ से उठाते हैं, होल्ड करके रखते हैं। और भूख नहीं लगती है तो लिवोग्रिट, लिवामृत दे देते हैं। और अब देखो 1 मिनट ऐसे कर लें, 1 मिनट में कड़ाके की भूख लगेगी। अब ये नौकासन, अब इसमें स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है। पंजे तने भी, 1-1 नस नाड़ी आप गिन सकते हैं। ऐसी स्थिति में हाथ, पैर, पेट, पीठ
और ऐसे 1-2 मिनट लगातार ऐसे बने रहे एक पोजीशन में, एक कंडीशन में ऐसे। ये है नौकासन। और जो कर सके तो बाकी दिनों हम थोड़ा तेजी से करवाते हैं तो लोग कई बार ठीक से समझ में नहीं पाते। तो अब जैसे पादांगुष्ठ नासास प्रशासन करना है तो पैर ऐसे मोड़े, अब घुटने बाहर की तरफ निकल जाएंगे, बीच से हाथ डालें ऐसे। अब हाथ की अंगुलियों में अंगुलियां ऐसे मिला ली, अंगूठी से अंगूठा, पैर का भी एड़ी से एड़ी और हाथ का भी ऐसे अंगूठी से अंगूठा मिला हुआ। अब जब ऐसे खींचेंगे, खींच करके ये अंगूठे नासिका से लग जाएंगे ऐसे, और ऐसे 1 मिनट तक होल्ड करके रखना है। दरअसल लोग 10-20 सेकंड करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। पहले प्राणायाम भी लोग ऐसे ही 10-20 सेकंड किया करते थे और उससे लोगों का कोई विशेष भला हुआ नहीं। हाँ, परंपरा तो जिंदा रही लेकिन बात बनी नहीं। ऐसे ही जब योगासन 10-20 सेकंड नहीं, मैं तो लोगों को 10-20 मिनट तक करवा देता हूँ। 10-20 मिनट मंडूकासन, 10-20 मिनट पवन मुक्तासन, 10-10 मिनट तक एक आसन करवा करके जिनका लीवर खराब हो चुका था, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था, किडनी पर भी असर आता है। तो लिवोग्रिट, लिवामृत और ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई जो कल मैंने जूस बताए थे वो पिला करके लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट से बचा दिया। और नीम और पीपल के रसों का रस पिला करके, नीम और पीपल के पत्तों का रस पिला करके जी स्वामी जी, और रीनोग्रिट खिला करके लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट से बचा दिया। ये है महिमा योग की। स्वामी जी, क्या करना है, कैसे करना है? डाइजेशन की प्रॉब्लम तो कतई नहीं रहेगी। वो तो आप लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की परेशानी होने पर कई बार लोगों के पैर भी छोटे बड़े हो जाते हैं। अभी जिसका जिक्र भी आपने किया था थोड़ी देर पहले, सीधा चलना तक मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कौन से यौगिक उपाय करें कि ये छोटे बड़े पैरों की समस्या दूर हो जाए, चलने में कोई परेशानी ना हो, स्पाइनल कॉर्ड स्पॉन्डिलाइटिस की जो परेशानी होती है वो भी ना हो? तो मकरासन, भुजंगासन और सलभासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन और मर्कटासन, ये 4 तो आसन जरूरी है जो अभी हम करके बता रहे हैं। फिर एक ये सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है। ऐसे, ये ऐसे देखो, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, अंगुलियां आगे, अंगुलियां साइड में और अंगुलियां पीछे, और ऐसे हाथ रखें। 3 तरह से हाथ रखे, ऐसे कैसे भी रख सकते हैं अनुकूलता के अनुसार। और फिर पैरों को आगे पीछे दबाया है। और मकरासन करो सन्यासियों, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन। अभी तो 10-10 सेकेंड ही करेंगे। इसको 2 मिनट से लेके 5-10 मिनट तक किया जा सकता है। और जिनके पैर छोटे बड़े हो जाते हैं उनको हम मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मर्कटासन, ये 4 आसन कम से कम। और ये जो अभ्यास आप देख रहे हैं ये सूक्ष्म व्यायाम, और दोनों पैरों से एक साथ कर, हाँ, घुटने मिले हुए, पंजे मिले हुए, और फिर मकरासन, भुजंगासन, सलभासन और मर्कटासन। और ये सूक्ष्म व्यायाम भी 1-2 मिनट तक लगातार करते हैं जो मैं बता रहा हूँ। खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड 13 गूगल दे देते हैं। बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो अश्वगंधा या अश्वशिला भी साथ में दे देते हैं। किसी किसी की तो हड्डियाँ ही अंदर से ऐसे छिन्न भिन्न हो जाती हैं, जैसे दीमक ने खा लिया हो ना लकड़ी को, ऐसे हो जाती है। दीमक की तरह अंदर से वात खा जाता है हड्डियों को। तो उसमें दूध में हल्दी शिलाजीत और लाक्षादि गुग्गल दे देते फिर 2 दिन। कितना ही भयंकर हो, सियाटिका पेन, लुमस स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, पैर छोटे बड़े हो गए हैं, तो ये सूक्ष्म व्यायाम और आसनों का अभ्यास एक प्रवाह से करना। और जो उपाय मैंने औषधि के बताए, ये औषधि वाले उपाय भी करना। और एलोवेरा का रस डाल के, पानी के बजाय एलोवेरा का रस ही डाल दो,
एलोवेरा का रस डाल दो और उससे आटा गूंद लो। उसी से ही वात रोग के कारण से ये चीज़ें होती हैं और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी फिर उसी का स्वामी जी। परिणाम होता है। फिर आगे तो बढ़ते बढ़ते फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सब रोग हो जाते हैं। उन सब से बचा जा सकता है ज्योत्सना जी, अमित भाई। स्वामी जी, वैसे आपने वात का जिक्र कर लिया है, तो इस बीमारी की अगर बात करें तो वात, पित्त, कफ कहते हैं कि ये इम्बैलेंस से भी हो सकती हैं या होती भी हैं। तो क्या स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए वात, पित्त, कफ का बैलेंस होना भी जरूरी होता है? त्रिदोष को बैलेंस कैसे करें और कैसे बीमारियों के खतरों से बचें? त्रिदोष को बैलेंस करने के लिए एक तो आसनों के साथ आराम आराम से भस्त्रिका से कफ का बैलेंस होता है। अनुलोम विलोम से पित्त का संतुलन होता है और कपाल भाती से वात का संतुलन होता है। वात के संतुलन के लिए 10 मूल या पीड़ांतक क्वाथ से बस्ती दे देते हैं, एनिमा दे देते हैं। कफ के लिए नस्य करवा देते हैं, जो हम एक एक थेरेपी बता रहे हैं। और पित्त के लिए कुंजर करवा देते हैं। वात रोगों से बचने के लिए एलोवेरा के जूस से आटा गूंदे और उसकी रोटी खा ले। मिलेट्स, नवरत्न आटा हम सबको उपलब्ध कराते हैं। और पित्त रोगों से बचने के लिए आटे को लौकी के जूस में, और लौकी को पूरा ही क्रश करके उसका वो गुद्दा भी डाल दे, उसमें फाइबर भी, तो लौकी भी, पित्त का प्रशमन हो जाएगा। और कफ का प्रशमन के लिए तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और 1 चम्मच च्यवनप्राश ले ले। वात, पित्त, कफ का त्रिदोष का बैलेंस बन जाता है। ज़्यादा बढ़ जाता है कफ दोष तो हम स्वासारी ब्रोनकोम दे देते हैं। ज़्यादा वात दोष बढ़ जाता तो पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड देते हैं। तो पित्त दोष ज़्यादा बढ़ जाए तो एसिडोग्रिड और लिवोग्रिड दे देते हैं। बाकी ये 3 प्राणायाम तो ज़रूरी हैं जो अभी बता रहे थे। ये कफ दोष के लिए, ये वात दोष के लिए मूलाधार से सहस्रार तक अंतःचक्रों का जागरण भी होता है। और मूल बंध लगा करके जब करते हैं तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनिक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड सब अच्छे होते हैं इससे। त्रिदोष संतुलन होने के साथ इंटरनल ऑर्गन्स में अच्छे हो जाते हैं। और अनुलोम विलोम ये पित्त का भी प्रशमन करता है। वैसे शीतली, शीतकारी, ये भी पित्त के प्रशमन में बहुत ही जबरदस्त लाभकारी है। अनुलोम विलोम 72,72,10,201 नाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स, उन सब सेल से निकलने वाली ऊर्जा, एक सेल से 1 सेकंड में 1 लाख से ज़्यादा ऊर्जा तरंगें निकलती हैं। केमिकल एक्टिविटीज़ उससे होती हैं। और जब योग करते हैं तो 10 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। इसलिए अनंत कोटि सूर्य जैसी ऊर्जा अपने भीतर से निश्चित होती है अनुलोम विलोम से। अष्ट चक्र, नवद्वार, 72,72,10,201 नाड़ियों का, वात, पित्त, कफ का, त्रिदोषों का भी संतुलन करता है ये अनुलोम विलोम। तो ये प्राणायाम शरीर की इंद्रियों की शुद्धि के लिए, शरीर पर इंद्रियों और मन, विचार, भाव, संवेदनाओं पर विजय के लिए, आत्म विजय के लिए, आत्म अनुशासन के लिए भी बहुत जरूरी है। और प्राणोत्थान से तो जीवन का ही ऊर्ध्व आरोहण होता है। हमारे भीतर का व्यक्तित्व, जिसके लिए मैं 5 चीजें बोलता रहता हूँ ना, पूरी तरह से जागृत हो जाता। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड कनेक्टिविटी विद ऑलमाइटी। हम भगवान के आशीषों से अभिषिक्त हो जाते हैं। ये महिमा है प्राणायाम की। और अंत में फिर अनुलोम विलोम के बाद ओंकार ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओंकार गायत्री महामृत्युंजय का सा ध्यान कर लेते हैं जी। तो तन के साथ मेरे भाई अमित जी मन का असंतुलन भी योग से बैलेंस हो जाता है। लेकिन स्वामी जी, चलो सब शरीर बच्चे का अब एक ऐसा अनुलोम हिस्सा है विलोम करो, बेटियों ने जो आपके पूरे पद्मासन शरीर भी के बहुत बैलेंस जोरदार को किया बनाने सबने। में मददगार साबित होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है आपकी रीढ़ की हड्डी, यानी कि आपकी स्पाइन या फिर कहें कि बैकबोन। चलो तो अनुलोम अगर उसमें इम्बैलेंस हो जाए तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, उसका उपाय क्या है स्वामी जी, और स्पाइन को हेल्दी बनाए रखने के लिए भी उपाय बताएं। तो देखो स्पाइन के लिए एक तो जैसे हमने स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बताया, वो आसन है। दूसरा, ये राणा जी इधर आओ। हाँ, एक दूसरा उपाय है कि इधर पीछे से ये नस पकड़ करके इसको दबाते हैं। इधर ये ऐसे, यहाँ से गर्दन किसी की टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, गर्दन किसी की घूम जाए और फिर सीधी ना हो, और किसी की तो इतनी ज़्यादा गर्दन टेढ़ी हो जाती है सर्वाइकल डिस्टोनिया तक हो जाता है। तो इसके लिए ये दोनों तरफ से नसों को हल्का हल्का ऐसा प्रेशर देते हैं। साथ में जैसे पेडानिल गोल्ड खाने के लिए बोला था, तो पेडानिल तेल, पेडानिल ऑइंटमेंट, पेडानिल स्प्रे या पेडानिल रोल ऑन, ये बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं। जो इधर रखे हैं ना, पेडानिल तेल, ये पेडानिल स्प्रे, पेडानिल रोल ऑन, फिर ये दबाते हैं ऐसे। एक तो यहाँ से ऐसे करते हैं, और इसमें ना एक और तरीका होता है, वो अभी उल्टा लेट के बताएंगे। और गर्दन जो है उसको एक बार करके बताओ भाई। हाँ, ये एक तरीका बता रहे हमने, ये तरीका जो है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है ना उसी के सानिध्य में करें। इसमें ऐसे कट कट बोलती है गर्दन, जैसे अभी मैंने इसलिए माइक इधर पास में रखा कि मामला पूरे खटपट होती है। लेकिन ये जो समझदार आदमी होता है, वैद्य होता है, उस विवेकी और बहुत कुशल वैद्य के निरीक्षण में ऐसा करना चाहिए। फिर ऐसे रीढ़ की हड्डी पर पीछे से जो एक एक मणका है उसको भी ऐसे खींच करके दबा करके ठीक करते हैं। वो भी एक उपाय है कायरोप्रैक्टिक का, ये भी थोड़ा बता रहे। देखो ऐसे एक एक मणके को 33 के 33 मणकों को ऐसे ठीक करते हैं। एक ये इसका उपाय होता है ऐसे, और फिर ऊपर से नीचे तक इसको दोनों तरफ से दबा दो, दोनों तरफ से प्रेशर। हाँ हाँ, अब ये भी एक तरीका होता है ऐसे ऐसे, खटाखट बोलते हैं, खट खट। तो ये एक तरीका है रीढ़ की हड्डी को ठीक करने का जी। ये कायरोप्रैक्टिक के अंतर्गत आता है। और फिर जब इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको ऐसे ये करते हैं, और फिर सीधा लेट करके जो है हाँ उसको भी करके दिखा। हाँ, ये ना जो है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए पहले गांव में ये चीज़ें किया करते थे, आजकल जो है ये चीज़ भूल गए। इसके लिए हम थोड़ा सा यह करके दिखा रहे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त मामला है। और इसमें पूरा स्ट्रक्चरल पूरा खट खट बोलता है, पूरा ऊपर से नीचे तक सारे हैं मणके इसमें ठीक हो जाते हैं अपने आप। तो ये एक तरीका है, ढीला छोड़ना पड़ता है, पूरे शरीर को सौंपना पड़ता है। और पूरा खटपट जरूर होती है एक बार, लेकिन इस खटपट में झटपट ठीक हो जाती है रीढ़ की हड्डी। सारे ऊपर से नीचे तक 33 के 33 वर्टिब्राज पूरे खुल जाते हैं। स्वामी और जी, एकदम शरीर ऐसे हल्का हो जाता है, शरीर एकदम और आदमी चलता है तो ऐसे जैसे कि फूल की अनलॉक हो तरह गया। हल्का।
अच्छा स्वामी ये जी, तरीके हैं। वक्त भी हो चला है कि हाँ, अनलॉक हो गए। अनलॉक हो गए। वैसे स्वामी जी, अनलॉक तो ये भी करना है कि आज आप कौन से रामबाण टिप्स देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम ये बता देते हैं कि कल किस टॉपिक पर आप बात करेंगे और उपाय बताएंगे। भारत में हुई नई स्टडी, क्या खुल गई है हार्ट अटैक की मिस्ट्री। सीने में दर्द, घबराहट, सांस में दिक्कत, हार्ट फेल के जानिए अलग अलग लक्षण। दिल पर मंडराता खतरा मिटेगा। रामबाण टिप्स से हार्ट परफेक्ट रहेगा। तो दिल की कमजोरी से जुड़े हर लक्षण को कैसे दे मात और कैसे मजबूत बनाए हार्ट, आपको बताएंगे कल सुबह 7:56 पर। तो स्वामी जी, आज रामबाण टिप्स में क्या है? तो सिरो पिच्चू बोलते हैं। ये जो है घी या तेल के अंदर ये पूरा डुबो, उधर इसको पूरा डुबोते हैं। घी से, तेल से, किसी को जिसकी जैसी जरूरत है। हाँ, थोड़ा थोड़ा रखो इसको। हाँ, तेल में नहीं, तेल रखो। हाँ, और फिर लो और लेकर के सिर के ऊपर इसको रखो। हाँ, अब इसको ऐसे रखो। यहाँ पूरा तेल से या घी से अलग अलग रोगों में, बादाम रोगन से बादाम के तेल से, ब्राह्मी घृत से, ये सिरो पिच्चू, सिर के ऊपर ये अब पूरा तेल का भिगोया हुआ पूरा ये फोवा रख दिया ऐसे। इसके ऊपर फिर ड्राई रख देते हैं और फिर इसको जो है ये केले के पत्ते को लेकर के, और फिर जब यदि इधर उधर जाना हो तो फिर इसको बांध देते हैं और ऐसे बांध करके छोड़ देते हैं। जिनको सिर में दर्द होता है, जिनको माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओसीडी, नींद नहीं आती है, उनके लिए सिरो पिच्चू। फिर दूसरा इसका तरीका है, ये देखो ऊपर से दिखाना पड़ेगा थोड़ा, इसको हटाओ। हाँ? तो ऐसे ये टोपी सी लगा दी, या आजकल हमने एक इक्विपमेंट बना दिया है। सिरो पिच्चू का दूसरा ये तरीका है कि बादाम रोगन हो, गाय का घी हो या ब्राह्मी घृत हो, उसको ऐसे ये सिर के ऊपर रुइया रख करके और फिर इसको भर देते हैं। धीरे धीरे करके धार डालते हैं, ऐसे ऐसे डालो, नीचे से ऊपर ऐसे। तो ऐसे एक जैसे सिरोधारा में माथे के फोरहेड भाग पर घृत पड़ता है, इस पर पूरे माथे के ऊपर घी पड़ता है और इससे शिरो रोगों की निवृत्ति होती है। तो प्राचीन काल में जो सिरो पिच्चू से लेकर के, सिरोधारा से लेकर के, और ये जो पंचकर्म षटकर्म कुछ खास लोगों की या राजघराने के लोगों की राज विद्या, राज वैद्यों के पास थी, वो विद्या हम सब लोगों को बता रहे हैं। तो आज का हेल्थ टिप्स वो हमारा ये सिरो पिच्चू था। ऐसे ही हम हर एक दिन, ये घर में भी कोई भी कर सकते हैं। ऐसे घर में जो हमने आहिस्ता आहिस्ता जो सारी चीजें बताई, कम से कम रुई के अंदर ऐसे गाय का घी, नारियल का तेल, बादाम का तेल या ब्राह्मी घृत आदि से ये सिरो पिच्चू कोई घर में भी कर सकता है और सिरो रोगों से मुक्त हो सकता है। तो आज की थेरापी थी सिरो पिच्चू। कल नई थेरापी के साथ और नए योगाभ्यासों के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम स्वामी जी। शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम।